हाल ही में संसद में पास किया गया है और पूरे देश में ये जो कृषि बिल है इनका बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए देखिए केंद्र सरकार की जो एक मंत्री है हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगर हम हरसिमरत कौर बादल की बात करें तो ये केंद्र में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद पर थी, जो कि शिरोमणि अकाली दल से है। देखिए शिरोमणि अकाली दल जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब राज्य में चुनाव लड़ता है। तो देखिए ये जो 3 एग्रीकल्चर बिल लाए गए हैं, आज हम इन्हीं पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हम जानेंगे कि ये तीनों बिल क्या हैं और जो अध्यादेश लाया गया था वो क्या था, और इन कृषि बिलों से पहले देश में किसानों के लिए क्या प्रावधान थे और अब इन कृषि बिलों में क्या क्या चेंजेस किया गया है और क्यों किसानों द्वारा इन कृषि बिलों का देश में विरोध किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है, तो चलिए जान लेते हैं कि वो 3 बिल कौन कौन से हैं जिनका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। देखिए अगर हम इसका इंग्लिश में नाम देखें तो द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। देखिए नाम थोड़े बड़े हैं पर आपको तीनों विधेयक के नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे कभी भी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने किस कृषि बिल को मंजूरी नहीं दी है। तो इन 3 को छोड़ के जो भी चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा उसे मंजूरी नहीं दी गई है। तो देखिए दूसरा जो बिल है वो है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बंदोबस्ती और सुरक्षा विधेयक 2020। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। और देखिए तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो केंद्र सरकार द्वारा इन तीनों बिलों को ही संसद में हाल ही में पास किया गया है। देखिए दोस्तों, जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था तब 5 जून 2020 को इन तीनों बिलों को केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश के रूप में देश में लागू किया गया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के बारे में समझा देता हूँ। तो देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो संविधान का जो आर्टिकल 123 है उसमें अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। और क्वेश्चन आता है कि अध्यादेश जारी कौन करता है, तो अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी होने के बाद ये 6 माह तक लीगल रहता है। तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि अध्यादेश होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर देश में कोई भी कानून लागू करना है तो उस कानून से संबंधित बिल को पहले आपको संसद में पास करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस पर राष्ट्रपति की साइन लेनी पड़ेगी। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोकहित में बहुत ही अर्जेंटली कानून लाना पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में अगर लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी कंडीशन में मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस कानून से संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए दोस्तों, अध्यादेश अपने आप में एक कानून होता है, लेकिन केवल 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के अंदर आपको उस अध्यादेश को संसद में पास करवाना आवश्यक है। जैसे ही अध्यादेश को संसद में रखा जाता है तो ये 6 माह की अवधि खत्म होकर शुरू होती है 6 सप्ताह की अवधि। अब जैसे ही उसे संसद में रखा गया है तो 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को संसद में पास किया जाना जरूरी है। अगर 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश संसद में पास हो जाता है तो उसे परमानेंटली कानून का रूप दे दिया जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ऑर्डिनेंस समझ में आ गया होगा। तो चलते हम 3 कृषि बिलों पर, लेकिन उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कृषि बिल के पहले देश में कृषि को लेकर क्या प्रावधान लागू थे। तो देखिए दोस्तों, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है और अधिकांश राज्य सरकारों ने 1950 के बाद जो गांव में जमींदार रहते थे उनके अत्याचारों को रोकने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC एक्ट को लागू किया था। तो देखिए दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए गांव में क्या होता था पुराने समय में, आपने मूवियों में देखा होगा, एक कोई लाला होता था जो कि जमींदार होता था। अब क्या होता था कि गांव के जो लोग रहते थे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, और फिर उसको अपनी फसल इन जमींदारों को बहुत ही कम रेट में या बिना रेट दिए ही बेचनी पड़ती थी, जिससे किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। बस इसे ही आज़ादी के बाद खत्म करने के लिए बहुत सारे राज्यों ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का गठन किया, जिसे APMC एक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो किसान होते थे उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए 3 मार्केट पर निर्भर रहना पड़ता था। एक है लोकल मार्केट, जो कि किसान के खेत के आसपास के जो क्षेत्र है
वहाँ पर पाए जाने वाले छोटे मोटे जो व्यापारी थे उन्हें ही वो अपनी फसल बेच दिया करता था। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखिए, किसान जो है वो एपीएमसी की जो कृषि मंडियां हैं जिन पर राज्य सरकार का नियंत्रण है, वहां पर जाके अपनी उपज को बेच सकता है। लेकिन देखिए इन मंडियों में भी किसानों के साथ बहुत सारी समस्या रहती थी। देखिए इन कृषि मंडियों में किसानों से जो फसल खरीदते हैं वो व्यापारी नहीं होते हैं बल्कि आड़ती होते हैं, मतलब जिन्हें कहा जाता है मिडिल मैन। लेकिन देखिए ये जो मिडिल मैन रहते थे वो किसानों को उनकी फसल में कोई भी फॉल्ट बताकर उनसे औने पौने दाम में फसल खरीद लेते थे कि तुम्हारी फसल में कीड़े लगे हुए हैं, तुम्हारा आलू खराब है, या कोई अन्य समस्या बताकर बहुत ही औने पौने दाम में कृषक से उसकी जो उपज है वो खरीद लेते थे और बाद में उसे व्यापारियों को ऊंचे दाम पर बेचते थे। इसके अलावा देखिए किसान के पास तीसरा ऑप्शन था कि सरकार को एमएसपी पर वो अपनी फसल बेच सकता था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एमएसपी को समझा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, एमएसपी जो है उसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार द्वारा किसी भी फसल पर इसे जारी किया जाता है जिसमें किसान की लागत के साथ कुछ लाभ को भी जोड़ दिया जाता है और उस मूल्य पर सरकार किसानों से उसकी उपज को खरीद लेती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एमएसपी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं किसान ने कोई फसल बोई। अब जब उसने वो फसल बोई तो वो मार्केट से जब बीज खरीद के लाया तो बीज की कुछ तो कॉस्ट लगी होगी। अब उसके बाद जब उसने उसको बोया होगा तो उसमें लेबर भी लगा होगा और बाद में इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, क्योंकि सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल जो एक्सपेंसेस हुआ है मान लेते हैं उस फसल पर 1000 रुपये का हुआ है। अब देखिए ये जो है वो किसान की लागत है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि 500 रुपये इसकी लागत में और जोड़ देती है। तो अब ये हो जाते हैं 1500 रुपये, जिसमें किसान की लागत भी हो गई और किसान का जो प्रॉफिट है वो भी आ गया। अब इसे गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जो सरकार रहती है वो इस मूल्य पर किसान से उसकी फसल को खरीद लेती है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर किसान को होने वाला फायदा दिख ही रहा होगा। इसके अलावा देखिए, अगर किसी साल अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तो अनाज की कीमत एक तय सीमा से नीचे न जाए, इसकी वजह से किसानों को कम से कम उनकी लागत के साथ साथ कुछ मुनाफा भी मिल जाए। इसीलिए एमएसपी गवर्नमेंट द्वारा कुछ फसलों पर निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर एमएसपी का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि लागत प्लस लाभ इक्वल टू क्या होता है, एमएसपी। क्लियर? मतलब किसान की लागत भी ऐड होती है और उसको जो होने वाला लाभ है वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है और फिर निर्धारित किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से कुल 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कौन करता है? तो देखिए इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। यही संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। अब इसका जो गठन हुआ था वो 1965 में हुआ था। क्लियर? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1965 में किया गया है। देखिए जब 1965 में इसका गठन किया गया था तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, लेकिन 1985 में इसमें लागत भी जोड़ा गया और फिर इसका नाम हो गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। वर्तमान में यही संस्था है जो कि कृषि की उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन डिप्लोमेटिक पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस फसल पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं करता। तो याद रखिएगा, गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य गन्ना आयोग द्वारा तय किया जाता है, न कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। क्लियर? तो आई होप आपको एमएसपी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम तीनों कृषि बिल पर बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और किन बातों को लेकर किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो बिल है वो है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020। तो देखिए दोस्तों, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक जो कि 2020 में लाया गया है, ये राज्य की मंडियों के बाहर किसानों को फसल बेचने का अधिकार देता है। मतलब देखिए इससे किसानों का जो ट्रेड एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट आया है और इससे किसानों का ट्रेड एरिया भी बढ़ा है। देखिए पहले क्या होता था, किसान जो थे वो अपनी उपज को ये जो एपीएमसी की कृषि मंडियां हैं उन पे बेचने के लिए बाध्य थे। क्लियर? तो चलिए जान लेते हैं कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक के प्रावधान क्या हैं और इससे क्या लाभ होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस विधेयक के माध्यम से व्यापारी और जो किसान हैं
उन दोनों को ही कृषि उपज को खरीदने और बेचने के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध होंगे। अगर किसी भी किसान को अपनी फसल का दाम कृषि मंडी के बाहर बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो वो किसी भी व्यापारी को कृषि मंडी के बाहर अपनी फसल बेच सकता है। इसके अलावा देखिए, जो स्टेट बैरियर थे वो भी इन प्रावधानों के तहत खत्म कर दिए गए हैं। अब कोई भी किसान एक राज्य से दूसरे राज्य या भारत के किसी भी राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। वैसे तो ये प्रावधान पहले भी बना हुआ था, लेकिन फिर भी ट्रेवलिंग का जो खर्च आता था वो किसान को देना पड़ता था। और फिर भी अगर दूसरे राज्य में जाने के बाद जो मिडिल मैन है, अगर उनकी फसल को उनसे क्रय न करे तो किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती थी। लेकिन अब देखिए, इन प्रावधानों से जो मिडिल मैन है उन्हें खत्म करने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल पाएगा। तो अब इन प्रावधानों से जो किसानों के लिए स्टेट बैरियर थे वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो देखिए, किसानों को इन प्रावधानों से अपनी उपज का एक बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। और देखिए, इसके अलावा जो कम उपज वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध हो सकेगा, क्योंकि जब किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना माल बेचने जाएंगे तो जिस भी स्टेट में उस फसल की कमी है उन उपभोक्ताओं को उस फसल का ज़्यादा मूल्य नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझिए कि मध्य प्रदेश में मान लेते हैं गेहूं का जो मूल्य है वो 2000 रुपये क्विंटल है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। तो इसी कंडीशन में जो किसान है राजस्थान में जाके अपनी उपज को बेच सकेगा, जहाँ पर गेहूं की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पर किसान को उस गेहूं का 3000 रुपये तक क्विंटल मिल जाएगा। तो इसी कंडीशन में किसान को भी फायदा होगा, और जहाँ पर गेहूं की कमी है और उपभोक्ता को उस फसल के लिए बहुत ज़्यादा मूल्य देना पड़ता, तो वहाँ पर उपभोक्ताओं के लिए भी कीमत की कमी देखने को मिलेगी। तो देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये बिल इतना पॉजिटिव है तो किस बात को लेकर इस बिल का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, उत्तर भारत के जो राज्य है वहाँ पर ट्रेड एरिया और मार्केट टैक्स को लेकर इस बिल का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि देखिए, इस बिल से कोई भी किसान अपनी जो उपज है वो कृषि मंडियों के बाहर बेच सकता है, जिससे उसका जो ट्रेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन देखिए, जब किसान कृषि मंडियों में अपनी उपज को बेचने जाते थे तो व्यापारी और कृषक दोनों ही कृषि मंडियों के थ्रू सरकार को टैक्स देते थे। लेकिन जब अब किसान अपनी फसल को इन कृषि मंडियों के बाहर बेचेगा तो इसी कंडीशन में सरकार को कृषि मंडियों से टैक्स नहीं आएगा, और वो आने वाले समय में एपीएमसी की ये जो कृषि मंडियां हैं उन्हें पूरी तरह बंद भी कर सकती है। तो देखिए, अगर एपीएमसी की मंडियां बंद हो जाती है तो उद्योगपतियों द्वारा ही किसानों का शोषण किए जाने की संभावना बढ़ जाएगी और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। देखिए दोस्तों, 2006 में बिहार में भी एपीएमसी की जो प्रणाली थी उसे समाप्त कर दिया गया था, जिससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इससे किसानों को अपनी उपज को लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो इसीलिए कृषि उपज और वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक का किसानों द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। क्लियर? दूसरा बिल देखिए, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। देखिए दोस्तों, ये जो बिल है इसे शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जा सकता है। देखिए, भारतीय किसानों को यह जो बिल है वो बुआई से पहले ही अपनी फसल को अनुबंध पर बेचने की आज़ादी देता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बिल के तहत किसान अपनी फसल बोने से पहले ही फसल का सौदा कर सकता है। वो किसी भी बड़े व्यापारी, उद्योगपति आदि को पहले ही फसल बेचने की डील कर सकता है। भारत के जो किसान हैं वो मौसम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि भारतीय जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। इसके अलावा देखिए, बाजार की जो अनिश्चितता है उसके कारण अगर कृषि में किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बिल के प्रावधान और लाभ क्या क्या होने वाले हैं। देखिए, यह जो बिल है वो किसानों को बड़े बड़े कारोबारियों और निर्यातकों के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा और किसान को उसकी फसल का सही मूल्य पहले से ही प्राप्त होगा, जिससे किसानों में जो भय का माहौल रहता है उसे खत्म करने में मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, जब किसान कोई भी फसल बोएगा और उसे पहले से ही पता होगा कि उसका खरीदार पहले से ही मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में किसान को उस फसल से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, भारत के कुछ क्षेत्रों में इस बिल का भी निरंतर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि किसानों का मानना है कि इस बिल से किसानों की उपज पर निजी क्षेत्र का जो दखल है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा देखिए, जो तीसरा बिल है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020।
अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो विधेयक है ये मौलिक विधेयक नहीं है, मतलब ये जो है ये संशोधित किया गया है। इसके पहले जो विधेयक लाया गया था वो था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। देखिए, आज़ादी के बाद जब चारों तरफ भारत में गरीबी थी तब दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी जो बेसिक आवश्यकताओं की वस्तुएं थी, उस वक्त के जो उद्योगपति थे इन वस्तुओं को अपने गोदामों में स्टोर कर लेते थे और जब मार्केट में इन वस्तुओं की कमी आ जाती थी तो बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों पर इन वस्तुओं को बेचते थे। तब भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं या उत्पादों की आपूर्ति जो है उसे सुनिश्चित करने के लिए तथा जमाखोरी और कालाबाजारी को खत्म करने के लिए 1955 में लाया गया था आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो इसे याद रखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लाया गया है? 1955 में। अब जो विधेयक आया है ये इसी विधेयक में संशोधन किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को जब आवश्यक वस्तु सरकार द्वारा घोषित किया जाता है तो उस वस्तु के उत्पाद, आपूर्ति और वितरण को सरकार नियंत्रित कर सकती है। साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब जो विधेयक लाया गया है उसमें इस स्टॉक सीमा को खत्म कर दिया गया है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का उद्देश्य है कि जो निजी निवेशक है उन्हें आवश्यक वस्तुओं के संग्रह का असीमित अधिकार दिया जाए। अब इस बिल का जो विरोध करने वाले किसान हैं उनका मानना है कि देश में पुनः 1955 के पहले का काल शुरू हो जाएगा और पुनः जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो जाएगी, जिससे इन आवश्यक वस्तुओं की जो महंगाई है वो असीमित दर से बढ़ने लगेगी। किसानों का ये भी मानना है कि भारत की सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को इन बिल के माध्यम से खत्म करना चाह रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, इन तीनों बिलों के संसद में पास होने के बाद हाल ही में सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 के लिए 6 रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, इन बिलों को लेकर हमने सरकार और विरोध करने वाले किसानों के दृष्टिकोण को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, अभी हमने इस पर डिस्कस किया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 123 में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। अध्यादेश जारी कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और अध्यादेश की वैधानिकता कितने समय तक रहती है? तो याद रखिएगा, ये 6 माह तक वैध रहता है। क्लियर? आगे देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा कितनी फसलों पर जारी किया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। इसके अलावा देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1965 में। देखिए, 1965 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, लेकिन 1985 में इसको बदला गया और इसका नाम कर दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ओके, आगे देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था 1955 में। ओके, क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से हमें आने वाली एग्जामों में पूछे जाएंगे। आई होप आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तीनों कृषि बिल समझ भी आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।